यार अब लाइव हो गया क्या भाई, देखना है यार एक बार। यार अब लाइव हो गया क्या भाई, देखना है यार एक बार। हाँ अब चल गया। आ जाओ भाई, शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अन अकेडमी पे पढ़ाता हूँ मैं। और अन अकेडमी पे जब आप सब्सक्रिप्शन लेने वाले होते हैं तो उससे पहले एक ऑप्शन आता है अप्लाई डिस्काउंट कोड। तो वहां पे आपको डिस्काउंट कोड लगाना है जी, AVS10। ये कोड लगाने से आपको फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरा ही बेनिफिट होगा कि आप मेरे सब्सक्रिप्शन कहलाओगे। लेकिन ध्यान रखना, AVS10 कोड आपको लगाने का मतलब ये नहीं कि मेरा ही कोई बैच देख पाओगे या सिर्फ मेरे ही बैचेस देख पाओगे। अन अकेडमी पे ना यार बेसिकली सब्सक्रिप्शन मॉडल है। एक बार जब बच्चा सब्सक्रिप्शन लेता है तो सब कुछ अनलॉक हो जाएगा उसके लिए। मान लो आपने SSC कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लिया तो SSC कैटेगरी का जितना कंटेंट अन अकेडमी पे है, मैं चाहे वो मैथ के एजुकेटर है, रीजनिंग के एजुकेटर है, इंग्लिश के, GS के, किसी भी सब्जेक्ट के जो भी एजुकेटर है, उनका जितना भी कंटेंट अवेलेबल है वो सबका सब आपके लिए अनलॉक हो जाएगा। अब आप किससे पढ़ना चाहते हो, किसके कंटेंट देखना चाहते हो, कौन सा बैच देखना चाहते हो, वो आप फ्री हो उस चीज के लिए। फिर चाहे कोई भी बैच आए, ऑल स्टार्स बैच आए, फिनिक्स बैच आए, कोई भी बैच आप अटेंड कर रहे हो। मान लो मेरा ही मैं बात करूं, प्रैक्टिस बैच अटेंड करो, थ्योरी बैच अटेंड करो, वोकैब बैच अटेंड करो, किसी भी बैच की कोई अलग अलग फीस नहीं है। एक बार अगर आपने फीस पे कर दिया अन अकेडमी पे तो उसके बाद दोबारा कोई फीस पे नहीं करनी है। ये प्राइस हाइक भी भाई ये सब्सक्रिप्शन पे आने वाला है, तो जिसको लेना है वो अपना जल्दी एनरोल कर लेना। अब मैं आप ये कॉम्बो ऑफर भाई वो जो 23 तारीख को एक्सपायर हो गया था वो दोबारा आ गया, एक बार देख लेना। ठीक है, मेरा जो बैच है 22 जुलाई को चालू होगा, नया बैच। ठीक, ये वाले बैच के अंदर ग्रामर वोकैब RC का जो कंप्लीट बैच होता है ना, वो वाला बैच है ये। बिल्कुल बेसिक से, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, यहाँ से सेंटेंस की शुरुआत मतलब अपने कोर्स की शुरुआत करेंगे। और जिरेंड क्या होता है, इन्फिनेटिव का पैसिव, जिरेंड का पैसिव, परफेक्ट पार्टिसिपल, वेयर इन्फिनेटिव क्या होते हैं, क्यों लगाते हैं, इन सब बातों पे अपना बैच खत्म करेंगे। यानी बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, बिल्कुल सारी चीजें कॉन्सेप्ट से समझते हुए चलेंगे। और जो मुझसे पढ़ते हैं, मुझे जानते हैं, वो जानते होंगे कि मेरा जो ट्रेडमार्क है जिसके लिए बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो क्या है, रूल रटाना नहीं, उनको कॉन्सेप्चुअली समझाना। तो उसके लिए बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट आ जाओ। तब तक क्या करें सर, 22 तारीख तक क्या करें, तो बच्चे एक मेरा वोकैब का बैच और चलता है, वो वाला शाम को 6:15 बजे से 7:45 चलता है। ये वाला वोकैब का बैच 8 से 9:15 चलता है। तो आप ये वाला बैच देख सकते हो तब तक, क्योंकि वोकैब में ऐसा तो है नहीं कि पीछे ही क्लास नहीं देखी तो आगे का समझ में नहीं आएगा। तब तक अपना ये वाला देख लो। चलो जी, अगर मैं मेरे मेरे कंटेंट की बात करूं तो एक मेरा 2 महीने का थ्योरी का बैच, 2 महीने का वोकैब का बैच, 2 महीने का प्रैक्टिस का बैच, ये अभी ऑलरेडी आपको लिए मतलब ये सब चीजें तो आपको मिल जाएंगी सीधी सीधी अनअकैडमी पे। यानी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो AVS10 कोड लगा के तो मेरा मेरा ही इतना कंटेंट आपको मिल जाएगा। अब इसके अलावा मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GS है ही। अब ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चा कहता है सर मैंने जब सब्सक्रिप्शन में AVS10 कोड लगाया तो मेरे पास है 5850, ये फीस पड़ रही है मुझे 1 साल की। तो क्या सर ये एक बैच की फीस है? नहीं मेरे भाई, ये किसी एक बैच की फीस नहीं है, आपके कंप्लीट कोर्स की फीस है। इसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सब कुछ करोगे। और उनका भी ये नहीं कि प्रैक्टिस बैच की फीस अलग, थ्योरी बैच की फीस अलग, वोकैब बैच की फीस अलग, सब कुछ उसी के अंदर है। चलो जी, आ जाओ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा था अपना, इस पे आ जाइए। थैंक यू मनीष भाई, आ जाओ पढ़ते हैं भाई। बुक भाई अवेलेबल हो जाएगी, वो एक्चुअली अमेजोन ने ना कुछ पॉलिसी चेंज कर दी है। वो कह रहे हैं कि प्रिंट आउट पे नहीं, आप स्टिकर छपवाओ, स्टिकर पे एड्रेस प्रिंट होगा तब बुक जाएगी। तो कुछ पॉलिसीज उन्होंने चेंज कर दी हैं, वो स्टिकर वगैरह वाली दुकान का देख रहे हैं भाई कुछ।
नहीं तो फिर वो फ्लिपकार्ट वगैरह पे डालेंगे, अमेजोन से हटाएंगे, ऐसा कुछ देखना पड़ेगा। हाँ जी, इसमें बताइए जरा। ईच एंड एवरी मैन एंड वुमेन एंड चाइल्ड, ईच एंड एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड। हालांकि ये कॉमा लगा के एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं सारे के सारे, लेकिन अगर आप देख पा रहे हो तो इनके साथ एक डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का आपने वर्ड लिख रखा है। ईच एंड एवरी जो होता है, हालांकि ईच अकेला लिख देते तो भी काम हो जाता है, एवरी अकेला लिख देते तो भी काम हो जाता है। ईच एंड एवरी से क्या होता है, आप बेसिकली और ज्यादा स्ट्रेस डाल रहे हो। ये डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के वर्ड है। ये बात भले ही ज्यादा की करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, एक एक करके करते हैं। तो इनके बाद जो सब्जेक्ट आता है वो हमेशा सिंगुलर, मतलब एक एक करके माना जाएगा। भले ही एंड लगा के जोड़ रखे हैं, अलग अलग नहीं, एक एक। हर एक आदमी, औरत और बच्चा, यानी ऐसा नहीं है कि अच्छा आदमी औरत और बच्चे का कॉम्बो होगा तभी वो बात वैलिड है। जितने आदमी वहां पे अवेलेबल है उनमें से हर एक को, जितनी औरतें अवेलेबल है उनमें से हर एक को, जितने बच्चे अवेलेबल है उनमें से हर एक को फूड दिया गया कल। आ रही है बात समझ में? ये नहीं है कि तीन तीन के ग्रुप में आओगे, अच्छा मेल फीमेल और बच्चे के ग्रुप में आओगे तो ही खाना देंगे वरना नहीं देंगे। एक एक को, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, हर किसी को खाना दिया गया। तो यहाँ पे एक एक करके बात करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करके बात करनी है, तो यहाँ पे वर्ब आएगी बच्चे, सिंगुलर वॉज आएगा यहाँ। हाँ जी, इसमें बताइए जरा। हाँ जी, इसमें बताओ। 2/3 of the father's wealth were donated for the renovation of the ancient temples। इनके पिता की, इनके ग्रैंडफादर की जो वेल्थ थी, हमारे ग्रैंडफादर की जो वेल्थ थी उसका 2/3 हिस्सा, ग्रैंडफादर की वेल्थ का 2/3 हिस्सा डोनेट कर दिया गया एंशिएंट टेम्पल के रेनोवेशन में। तो अब यहाँ पे वेल्थ कैसा नाउन होता है, वेल्थ अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन का 2/3 करोगे तो वो भी अनकाउंटेबल ही माना जाएगा। और अनकाउंटेबल नाउन्स वर्ब कैसी लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं, तो यहाँ पे वॉज लिखना पड़ेगा आपको। इतनी कहानी आई समझ में? नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा। थैंक यू शाहिद भाई। हाँ जी, 3 पार्ट्स ऑफ दिस वर्क आर स्टिल अनफिनिश्ड। इस काम का 3 पार्ट्स, मतलब इस काम के 3 हिस्से बेसिकली। टोटल अगर 4 काम है, मतलब टोटल किसी भी चीज के लेट से 4 हिस्से हैं, तो उसमें से 3 पार्ट्स, 3 बेसिक मतलब 3/4 मतलब है इसका, कि 3/4 पार्ट जो है वो अभी भी पेंडिंग है इसका। तो यहाँ पे ये वर्क भी अनकाउंटेबल नाउन होता है अगर आपने पढ़ रखा हो, है ना। ये वर्क जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है। मुझे लगता है सब बच्चों ने 10वीं के अंदर वर्क की यूनिट पढ़ी थी। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ये यूनिट किस लिए बनानी पड़ती है, मीटर, लीटर, किलोग्राम, न्यूटन, पास्कल, ये यूनिट्स किन चीजों की बनानी पड़ती है जिनका नंबर नहीं होता। कभी दुकान पे जाके कहते हो 5 न्यूटन पेन दे दो, 10 किलो पेन दे दो, 5 लीटर पेन दे दो, पेन की यूनिट बनानी पड़ेगी क्योंकि पेन काउंटेबल है, 1 2 3 4 5 उनका कर सकते हो। कुछ बात आई समझ में? तो भैया यहाँ पे वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए तो इसकी यूनिट बनानी पड़ी। अब अनकाउंटेबल नाउन का अगर आप 3/4 पार्ट की बात करोगे तो इसका मतलब ये सिंगुलर माना जाएगा, यहाँ पे इज आ जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा। मोर पर्सन्स देन वन, मोर पर्सन्स देन वन हैज बीन इन्वॉल्व इन दिस कॉल। एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं इस लड़ाई में। अब अगर कल वाला आपको याद हो, मोर देन वन लिखते हो, जब मोर देन वन लिखते हो तब तो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का हो जाता है, तब फिर आगे क्या लिखते हो, नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर लिखते हो। लेकिन अगर मैं मोर फिर नाउन देन वन लिख दूं तो अब ये मोर एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा और अब ये नाउन ऑब्वियसली प्लूरल ही आएगा। और अगर आपका सब्जेक्ट ही प्लूरल हो गया तो वर्ब तो प्लूरल आनी तय है, यानी यहाँ पे हैज नहीं हैव का यूज होगा। ध्यान से देख लो, मोर देन वन आए फिर नाउन आए तो मोर देन वन डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का, नाउन सिंगुलर हो जाएगा, वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी। लेकिन मोर नाउन देन वन, मोर पर्सन्स देन वन, मोर ट्रीज देन वन,
अगर ऐसे लिख दें तो फिर ये नाउन सिंगुलर में सॉरी प्लूरल में आएगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ जी, इसमें बताइए। जिकी, अभय, मुरारी, विशाल, देविंदर, राहुल, मुकेश, शिवानी, दिब्बू, अभय, राहुल कुमार, बहुत बढ़िया भाई, मुकुंद, स्वाति, देविंदर, अरीबा, अविनाश, अजय, राहुल, शिवम, सौविक। अब ये देखो मुकुंद ने ना कल कैसे जीना आराम किया था, कम से कम 10-12 कमेंट किए इसने, है ना। और इसका ये देख, मैंने अपने आप इसकी साइड से दिक्कत थी कुछ ना कुछ, सर आपने मुझे ब्लॉक कर दिया यार, ये कर दिया यार, वो कर दिया। पढ़ने वाले बच्चे को मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता, ये ठीक बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा ही है, मेरी किसी से क्या दुश्मनी है यार। पढ़ने आओ, अपना पढ़ने वाले बच्चों के लिए जी जान हाजिर है। जो फालतू बकवास करने आते हैं यूट्यूब पे, इधर उधर के कमेंट करने आते हैं, वो ब्लॉक होते हैं बस। और मेरे वीडियोस पे आपको ये 100 पे एक बच्चा जो दिखता ना, आप मेरे लाइक वर्सेस डिसलाइक का रेशो देखना, हमेशा 100:1 होगा, 100:1 होगा मेरी हर वीडियो का लाइक वर्सेस डिसलाइक का रेशो। ये 100 में से एक वही फफूंद होती है जिसको मैंने कभी ना कभी ब्लॉक किया होता है। परवीन, सुरेंद्र, मुरारी, पूजा, राकेश, योगी, ठीक है जी, नाम ले दिया, अब खुश। चलो, अब कल भी बिल्कुल ऐसे ही सेंटेंस आया था, हॉर्स एंड कैरेज, और आज भी हॉर्स एंड कैरेज आ जाए, तो उसमें और इसमें क्या फर्क है। अगर घोड़ा और बग्गी, मतलब बग्गी घोड़े के ऊपर रखी हुई है, मतलब वो एक जुड़ चुके हैं, वो सिंगल यूनिट की तरह से यूज होंगे तो वर्ब सिंगुलर आएगी। अब यहाँ पे क्या ये सिंगल यूनिट है कि अलग अलग है, ये सिंगल यूनिट है कि अलग अलग है, दोनों के आगे दा लगा हुआ, इससे साफ हिंट पता चल रहा है। और जब खरीद के लाए जाते हैं, दोनों अलग अलग खरीद के लेके जाए जाते हैं, बग्गी की दुकान अलग होती है, घोड़ों की दुकान अलग होती है, तो भैया यहाँ पे अलग अलग आइटम की तरह से यूज हो रहे हैं, तो वर्ब प्लूरल आएगी, यहाँ पे हैव आएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें बताओ जरा। हाँ जी, इसमें बताओ जरा। टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स फ्रॉम वर्क आर इंपॉर्टेंट, ये बी बच्चे ये वैसे ही है। फॉर हेल्थ एंड रिड्यूस स्ट्रेस, क्या आएगा जी इसमें। अब आंसर सबका सही है कि इज आएगा, मुझे रीजन बताओ। चलो, आंसर तो मैंने मान लिया तुम्हारा कि इज आएगा, ठीक है, इसका रीजन बताओ कि यहां पे इज क्यों कर रहे हो, इसका रीजन बताओ मुझे। आंसर मैंने तुम्हारा मान लिया कि भैया यहां पे इज आएगा, ठीक है, आंसर यहां पे 99% बच्चों का सही है। अब मुझे बताओ जरा कि यहां पे आप इज क्यों लगा रहे हो, कुछ सोच के लगाया होगा ना। देखो पकड़े गए ना, दो चार पकड़े गए, 2-4 पकड़े गए। अब एक कह रहा है भाई कि फ्रॉम ये वर्क ना अनकाउंटेबल नाउन है। अबे मेरे भाई, फॉर्म नहीं था बच्चे, फ्रॉम था। ये फ्रॉम ना प्रीपोजिशन है, ये फ्रॉम प्रीपोजिशन है, और ये वर्क इसका ऑब्जेक्ट है। ये फ्रॉम प्रीपोजिशन है और ये वर्क इसका ऑब्जेक्ट है। इसका वर्ब से क्या लेना देना। यहाँ पे जो असली सब्जेक्ट है वो है ये टेकिंग जिरंड है, नाउन की तरह से काम कर रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। और ये ब्रेक्स जो है ये है जी ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड। तो ना ही इस ब्रेक्स का कोई लेना देना है वर्ब से, ये रेगुलर इसके लिए एडजेक्टिव है, और ना ही वर्क का कोई लेना देना है वर्ब से, वर्ब का लेना देना है टेकिंग से। टेकिंग जिरंड है, और जिरंड और इन्फिनिटिव ये जो सेमी वर्ब होते हैं, जब ये सब्जेक्ट की तरह से काम करते हैं तो वर्ब कैसी लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा। कल से पिक्चर क्वालिटी कुछ ठीक लग रही है, थोड़ी ब्राइटनेस कल से कंपैरेटिवली बढ़ी है क्या। 1-2 दिन में और थोड़ी ठीक हो जाएगी, ठीक है, मैं थोड़ी सी कैमरा सेटिंग्स वगैरह थोड़ी सी ठीक कर रहा हूं, 1-2 दिन में और थोड़ी ठीक हो जाएगी।
हाँ जी, many people believe that nationalization of banks in 1960 have protected India from the current financial crisis. बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ ना 1960 में, उसने इंडिया को करंट फाइनेंशियल क्राइसिस से बचा लिया। ये तब का सेंटेंस होगा जब ऑल ओवर द वर्ल्ड रिसेशन आया था ना, तब ये सेंटेंस लिखा गया था कि अभी जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है उससे हमारे देश को बचाया वो जो 1960 में उस टाइम वो जो ये हुआ था ना नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, उसने हमें बचाया। अब यहाँ पे ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट कौन है? ये हैव प्रोटेक्टेड इंडिया, इसका सब्जेक्ट कौन है? इसका सब्जेक्ट है जी ये नेशनलाइजेशन, क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन है बैंक्स तो इसका ऑब्जेक्ट है, इन प्रीपोजिशन है 1960 तो इसका ऑब्जेक्ट है। ये नेशनलाइजेशन जो है ये है सब्जेक्ट, हाँ कि ना? तो सब्जेक्ट के हिसाब से अगर मैं वर्ब देखूं तो नेशनलाइजेशन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, हैज आएगा। नेक्स्ट आ जाइए। हाँ जी, इसमें बताओ जरा। शिवम बच्चे बार बार मैसेज मत कर मेरे चैनल पे। अब मैं शिवम से पूछूंगा ना, शिवम इंग्लिश एकेडमी जो भी है लड़का, माँ कसम लगेगी अगर झूठ बोला तो सारी जिंदगी सिलेक्शन नहीं होगा। अगर तूने अभी झूठ बोला सारी जिंदगी सिलेक्शन नहीं होगा। मेरे YouTube चैनल पे 27 वीडियो हैं फ्रेजल वर्ब की, लगभग 7-8 वीडियो हैं अब ये ईडीएम एंड फ्रेजेस की। अन अकेडमी पे मेरी फ्री वीडियोस हैं 13 एक घंटे की, जिसके अंदर वोकैब पढ़ा रखी है। इतना कंटेंट वोकैब का मेरा अभी फिलहाल अवेलेबल फ्री पड़ा है मेरे YouTube चैनल और अन अकेडमी पे। क्या वो आपने देख लिया? हाँ जी, अब मैं पूछूंगा तो अब ये जवाब नहीं देगा। माँ कसम लगेगी झूठ बोला तो सारी जिंदगी सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर अभी झूठ बोलेगा सारी जिंदगी सिलेक्शन नहीं होगा। ये सारी वीडियोस देख ली तने? कह रहा जी सर, ठीक है भाई, फिर और डाल देंगे। सारी देख ली ना, फिर और डाल दूंगा। पेपर में वैसे शायद एरर भी आते होंगे कि तेरा कोई अलग ही पेपर है जिसमें सिर्फ वोकैब ही आ रही है, और डाल दूंगा भाई। The only bad thing about these flowers are pollen which causes allergy in many people. जो सिर्फ एक बुरी चीज है इन फ्लावर्स में वो है इनके पोलन, जो एलर्जी कॉज करते हैं बहुत सारे लोगों में। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे अबाउट प्रीपोजिशन है, फ्लावर्स इसका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कोई फ्लावर्स नहीं है। ये बैड थिंग जो है ये है सब्जेक्ट, और ओनली बैड थिंग यानी कोई सिंगुलर है, एक ही अकेली बस यही चीज बुरी है, तो यहाँ पे आएगा वर्ब सिंगुलर इज द पोलन। आ गई बात समझ में? अब यहाँ पे बहुत बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ पे दैट लगा दो। यहाँ पे बहुत बच्चे कह रहे हैं कि दैट लगा दो। हाँ जी, यहाँ बहुत बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ पे दैट लगा दो। अरे भाई सोचो एक बार, आराम से सोच लो फिर बताना। तुम ये कर रहे हो कि दा ओनली लगा हो तो दैट का प्रयोग होता है, दा ओनली लगा हो तो दैट का प्रयोग होता है। अरे भाई सोच तो ले, दा ओनली लगा हुआ है थिंग के लिए, है ना? थिंग के लिए, क्या इस थिंग के बाद कोई एडजेक्टिवल क्लॉज लिखा हुआ है? क्या इस थिंग के बाद कोई एडजेक्टिवल क्लॉज लिखा हुआ है क्या? द ओनली थिंग दैट इज ऐसा कुछ करके, द ओनली थिंग दैट इज बैड ऐसा कुछ करके अगर मैं लिखता तब उसमें दैट आता। थिंग के जस्ट बाद अगर थिंग मेरा एंटीसीडेंट होता, क्योंकि ये ओनली बैड किसके लिए आया? अरे कुछ समझ रहा है जा रहा भेजे में? ये ओनली, ये दा ओनली आया थिंग के लिए। अगर थिंग को डिफाइन करने के लिए कोई एडजेक्टिवल क्लॉज लगाता तो दैट लिखना जरूरी हो जाता। अब ये मैं लिख रहा हूं पोलन के लिए, अब ये पोलन से पहले कोई दा ओनली दा सेम ऐसा कुछ आ रहा है तो यहाँ पे फिर विच सही है, विच भी सही है, दैट भी सही है, क्या दिक्कत है इसमें?
अगर इसी पोजीशन पे यहाँ दैट भी सही होता, दैट लिखा होता वो भी सही होता, और विच लिखा हुआ वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मुझे लगता है बात कुछ आई होगी समझ में। बच्चे द ओनली के साथ दैट आता है, बात एकदम सही है, लेकिन देख तो लो कौन है एंटीसेडेंट। द ओनली लाया है थिंग के लिए, अगर थिंग को एंटीसेडेंट बना के मैं कोई क्लॉज लिखता तब तो वहां पे आता भी दैट, लेकिन ये वाला क्लॉज तो भैया पोलन के लिए लिखा गया है, ये कोई थिंग के लिए थोड़ी लिखा गया है। नेक्स्ट पे आ जाओ। कई बार सही बताऊं, मेरे ऐसे देखता हूं ना, मैं ऐसे सोचता हूं क्या पढ़ाता हूं भाई मैं। बच्चे ने पूछा, हाथ की हाथ बच्चे को क्या एक्सप्लेनेशन दे के मारी है, बच्चा भी कहेगा यार मास्टर तो बवाल है ये। चलो इस पे आ जाओ। विच पूरे क्लॉज वगैरह को रेफर नहीं कर रहा भाई, सिर्फ पोलन को रेफर कर रहा है। हाँ जी, पीपल हैव द राइट टू क्रिटिसाइज बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ देम, लोगों को अधिकार है क्रिटिसाइज करने का, लेकिन उसी समय एट द सेम टाइम, साथ साथ उनको रिस्पॉन्स, उनको याद भी रखना चाहिए कि उनकी ड्यूटी भी है। तो यहाँ पे ईच ऑफ देम, अब ये ईच यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह से काम करेगा, और प्रीपोजिशन है, ये देम इसका ऑब्जेक्ट है, ईच के हिसाब से वर्ब आएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज आएगा। हाँ जी, इसमें बताइए। जैसे जैसे मैंने फ्री प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर दिया है ना, जैसे मैंने फ्री प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर दिया, अब मान लो कोई दूसरा टीचर ये कह रहा है भैया ऐड कर रहा है अपनी, ऐड कर रहा है अपनी, तो फिर बच्चा कोई कोई बच्चा क्या कह रहा है, इट में ऑल्सो बी एन एडवर्टाइजमेंट, हो सकता है कि ये भी एक एडवर्टाइजमेंट हो जैसा कि इसके ओपोनेंट्स कह रहे हैं, हो सकता है कि ये कोई एडवर्टाइजमेंट हो जैसा कि इसके ओपोनेंट्स आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं या ओपोनेंट्स आर्ग्यू कर रहे हैं। बट हमें ये बात समझनी चाहिए, हमें ये बात समझनी चाहिए कि कोई भी चीज फ्री में नहीं आती, कोई भी चीज फ्री में नहीं आती, ऐसा इस सेंटेंस का मीनिंग है। ठीक है, अब यहां पे जरा समझना, ये जो नथिंग है, ये नथिंग अगर सब्जेक्ट बनता है तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, इनके साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। तो भैया यहाँ पे कम नहीं, यहाँ पे कम से लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें बताओ जरा। इट इज आई हु हैज हेल्प यू इन द टाइम ऑफ नीड, वो मैं हूं, वो मैं हूं जिसने तेरी मदद करी जरूरत के समय, वो मैं हूं जिसने तेरी मदद करी जरूरत के समय। अगर आपने ये चीज पढ़ रखी है कि रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई एंटीसेडेंट नहीं होता, रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई एंटीसेडेंट नहीं होता, इसके साथ वर्ब, सॉरी गलत बोल रहा हूं, रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई नंबर जेंडर नहीं होता, रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई नंबर जेंडर नहीं होता, रिलेटिव प्रोनाउन को नहीं पता होता कि मेरे बाद वर्ब सिंगुलर लगेगी कि प्लूरल लगेगी, कि मैं मेल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि मैं फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो बताता है इसका एंटीसेडेंट। रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई नंबर जेंडर नहीं होता, रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब लेता अपने एंटीसेडेंट के अनुसार, यानी ये वर्ब लेगा आई के अनुसार, क्योंकि ये हु आई के लिए है, और आई के साथ वर्ब सिंगुलर नहीं प्लूरल आती है, तो यहाँ पे हैव आ जाएगा। ये वाले टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसके साथ वर्ब प्लूरल आती है। इसमें बताइए जरा। हु एम क्यों कर रहे हो भैया, हु एम को क्यों रहे हो, क्या क्या, बस एक वो एरर रट लिया, इट इज आई हु इज काट के एम योर फ्रेंड करना होता है, रट लिया बस, हु एम हु एम हु एम। अबे आगे हेल्प लिखा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आई एम लगा दोगे तुम, ऐसे रटाओ मत यार।
हाँ जी, अब ये लिंग्विस्टिक्स क्या है? ये एक सब्जेक्ट का नाम है। लिंग्विस्टिक्स क्या है? सब्जेक्ट का नाम है। लिंग्विस्टिक जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, लिंग्विस्टिक्स जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, बहुत इंटरेस्टेड हूँ। अब यहाँ पे ये तो लिंग्विस्टिक्स को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिवल है, हाँ के ना? लिंग्विस्टिक्स जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, ये एडजेक्टिवल क्लॉज की तरह से काम कर रहा है। अब लिंग्विस्टिक्स के हिसाब से वर्ब आएगी, जैसे सब्जेक्ट के हिसाब से मैथमेटिक्स, फिजिक्स, अगर ये सब्जेक्ट का काम करते हैं तो इनके साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। नेक्स्ट पर जाइए। Many a profound thinker believe that march of civilization hasn't coincided with the real human progress. बहुत सारे profound thinkers ये मानते हैं कि जो मार्च ऑफ सिविलाइजेशन है, हमारी जो सिविलाइजेशन आगे जितने जैसे बढ़ी, वो कंसाइड नहीं हुआ ह्यूमन की रियल प्रोग्रेस के साथ। मतलब सिविलाइजेशन आगे बढ़ती चली गई, या तो ह्यूमन प्रोग्रेस पीछे रह गई, या ह्यूमन प्रोग्रेस आगे बढ़ गई और सिविलाइजेशन पीछे रह गई। मतलब ये साथ में कंसाइड नहीं हुई। तो यहाँ पे अगर आपको याद हो, मैंने पिछली क्लास में बताया था, जो मैनी है एक डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का वर्ड होता है। तो इसके साथ नाउन तो आता है सिंगुलर, जो कि लिखा भी हुआ है, प्रोफाउंड थिंकर्स नहीं थिंकर लिखा हुआ है। और अगर सब्जेक्ट ये आपका सिंगुलर हो गया तो वर्ब तो सिंगुलर आएगी आएगी भैया, बिलीव्स आएगा यहाँ पे। बहुत बढ़िया टिंकू, नायक, मंटू, राहुल, दीपक, मुरारी, बहुत बढ़िया। वो कैब प्रो के लिए बच्चे बता चुका हूं, अमेजोन ने अपनी कुछ पॉलिसी चेंज कर दी हैं। उनमें अब क्या है कि प्रिंट आउट, मतलब वो शिपिंग करने के लिए प्रिंट आउट नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं कि एक स्टिकर चिपकाओ और स्टिकर पे एड्रेस प्रिंट होना चाहिए। अब पहले की बात तो ऐसे स्टिकर कहाँ मिलते हैं, दूसरी बात वो स्टिकर प्रिंटिंग की दुकान कहाँ है जयपुर में जिसके ऊपर ये प्रिंट हो, और रोज रोज कौन स्टिकर प्रिंट करवा करवा के लेके आएगा। अगर कोई आसपास दुकान हुई तो ठीक है, नहीं तो अमेजोन से मैं किताब हटा दूंगा, फ्लिपकार्ट पे ही आ पाएगी। ठीक है जी, उसमें समय लगेगा, जब अवेलेबल होगी मैं स्पेशली इसके लिए अलग से एक वीडियो बना के अनाउंस करके बता दूंगा। अगर अमेजोन पे अवेलेबल हुई तो आपको दिखने लग जाएगी, अगर फ्लिपकार्ट पे डालूंगा तो अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। हाँ जी, इसमें बताओ जरा। इन द स्ट्रगल बिटवीन द गुड एंड द बैड, वो जो लड़ाई थी, वो जो स्ट्रगल था अच्छे लोगों और बुरे लोगों में, द गुड एंड द बैड। अब यहाँ पे द प्लस एडजेक्टिव लगा हुआ है, इसका मतलब अच्छे और बुरे लोगों की बात हो रही है, बुरे और अच्छे लोगों की बात हो रही है। वो जो बुरे और अच्छे लोगों में, वो जो बुरे और अच्छे लोगों के बीच में जो स्ट्रगल था, उसमें से जो बुरे लोग थे वो अल्टीमेटली डिफीट हो गए। अब यहाँ पे अगर आपको याद हो, द रिच, द वीक, द पुअर, ये क्या है? द प्लस एडजेक्टिव के साथ जो नाउन बनता है, ये कॉमन प्लूरल नाउन बनाता है, किसी सिंगुलर चीज को नहीं, सबको रेफर करता है, प्लूरल को रेफर करता है। तो भैया यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। इसमें बताइए जरा। Mr. John with his wife and children have been invited to the function. मिस्टर जॉन को अपनी वाइफ और चिल्ड्रन के साथ इनवाइट किया गया फंक्शन में। अब अगर आपको पता है ये विद होती है प्रीपोजिशन। अब ये वाइफ एंड चिल्ड्रन दोनों दोनों जो एंड से जुड़े हुए हैं, दोनों के दोनों तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। अब जैसे वो रूल पढ़ा रखा होता है ना, यदि दो नाउन इन शब्दों से जुड़े हों, विद, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, तो पहले वाले नाउन के हिसाब से वर्ब लगाएं। उसका यही लॉजिक होता है कि ये प्रीपोजिशंस हैं, ये प्रीपोजिशन है तो अगला ये वाले नाउन तो इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बन गए, यानी सब वर्ब लगेगी अब सब्जेक्ट के हिसाब से। तो फिर यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? हैज बीन लिखना पड़ेगा, क्योंकि रियल सब्जेक्ट क्या है? जॉन है। इसमें बताओ जरा। all the luggage all the luggage have been now inspected by the customs official.
सारा का सारा लगेज जो है अब उसकी इंस्पेक्शन कर ली गई है कस्टम ऑफिशियल्स के द्वारा। तो अब यहाँ पे ऑल द लगेज, अब ये लगेज होता है जी अनकाउंटेबल नाउन, ऑल देख के विचलित मत होना, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी ऑल आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। लगेज हो गया, क्रॉकरी हो गया, ये सारे के सारे आपने पढ़े होंगे ना, क्रॉकरी, ज्वेलरी, ये सारे के सारे ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। इसमें बताओ जरा, यहाँ पे हिज कॉलेज भी ठीक है वैसे तो, लेकिन दिस कॉलेज कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो हिज कॉलेज किसी पर्सन का कॉलेज अगर कहना चाहते हो कि उसका जो कॉलेज है, उसका जो कॉलेज है कहना चाहो तो ये भी ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे दिस कॉलेज लिख दोगे तो थोड़ा बेटर मीनिंग आएगा, इस कॉलेज का स्टाफ। द स्टाफ ऑफ दिस कॉलेज इज अपोज टू द टेक ओवर। इस कॉलेज का जो स्टाफ है वो खिलाफ है टेक ओवर के, मतलब कॉलेज किसी ने मान लो बेच दिया होगा। ये कॉलेज की स्पेलिंग भी गलत है बच्चे, कॉलेज लिख रखा है। तो इस कॉलेज का जो स्टाफ है वो खिलाफ है टेक ओवर के, मतलब किसी दूसरे आदमी को मान लो कॉलेज बेच दिया गया है तो वो खिलाफ है, वो खिलाफ है इस टेक ओवर के, क्योंकि क्योंकि वो कन्विंस्ड है, क्योंकि उन्होंने बात मान रखी है कि फिर उनकी नौकरियां चली जाएंगी। तो अब यहाँ पे ये जो स्टाफ है, यहाँ पे देखो आगे इसको दे से रिप्रेजेंट कर रखा, बिकॉज दे से रिप्रेजेंट कर रखा, तो यानी इसको प्लूरल माना जा रहा है। ये स्टाफ शब्द जो होता है ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों तरीके से माना जाता है, लेकिन इसको वैसे लिखा सिंगुलर में जाता है। ये स्टाफ जो शब्द है ये किसी एक व्यक्ति के लिए भी लगाया जा सकता है और स्टाफ सबको भी रिप्रेजेंट कर सकता है। अब उसके बाद वर्ब सिंगुलर लगाएं कि प्लूरल लगाएं, वो डिपेंड करेगा कि आप एक व्यक्ति की बात करना चाह रहे हो कि ज्यादा की। अब ये जो दे आ रही है साफ साफ चीख चीख के बता रहा है कि स्टाफ यहाँ पे प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे इज अपोज नहीं, यहाँ पे आर अपोज्ड लिखना पड़ेगा। हाँ जी, क्लियर है भाई। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा, वो इस इंस्टीट्यूट में जाया करता था हॉवर्ड स्क्वायर में हर वेडनेसडे को, वो इस इंस्टीट्यूट में जाया करता था हॉवर्ड स्क्वायर में हर वेडनेसडे रात को। किस चीज से पहले, कोई डांस फ्री, कोई ऐसी चीज जिसे डांस फ्री कहते हैं, उससे पहले वो यहां जाया करता था। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ही यूजेस टू, यूज जब वर्ब होती है तब उसका मतलब तो इस्तेमाल करना होता है, तब उसका मतलब तो इस्तेमाल करना होता है। क्या यहाँ पे इस्तेमाल करना मीनिंग देना है, यहाँ पे तो जाना मीनिंग देना है, और वो भी ये कहना है कि जाया करता था, पास्ट में है, हाँ के ना, पास्ट में है। तो यहाँ पे मॉडल की रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ पे इसको मॉडल बनाइएगा, यूज टू लिखिएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा, हाँ जी, इंक्रीजिंग मशीनाइजेशन ऑफ लाइफ, ये जो लाइफ का बढ़ता हुआ मशीनाइजेशन है, इसने हमें और दूर कर दिया है डेली कांटेक्ट विद नेचर एंड क्राफ्ट्स ऑफ फार्म से। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है भैया वो इंक्रीजिंग मशीनाइजेशन है, ये है सब्जेक्ट, और प्रीपोजिशन एंड लाइफ इसका ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगी, मशीनाइजेशन कैसा नाउन है, सिंगुलर की प्लूरल, तो यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, यहाँ पे आएगा जी हैज। इसमें बताओ जरा, अरे ये क्या लॉजिक लगा रहे हो नकलियो, ये क्या लॉजिक लगा रहे हो, इंक्रीजिंग जेरेंड है, मशीनाइजेशन उसका ऑब्जेक्ट है, क्या लॉजिक लगा रहे हो, ये इंक्रीजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है या एडजेक्टिव है ये। अगर ये जेरेंड होता तो इससे पहले दा आता क्या, ये दा आया मशीनाइजेशन की वजह से, द इंक्रीजिंग मशीनाइजेशन, बढ़ता हुआ मशीनाइजेशन।
समझो उस बात को, थोड़ा देखने की कोशिश करो। इसमें बताओ जरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हमने फॉलो किया, क्राइटेरियन अगर सिंगल एक ही चीज फॉलो करी हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन हमने फॉलो किया सिलेक्शन के लिए, वो था नंबर ऑफ ईयर्स। वो था नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कितने साल बंदे ने ट्रेनिंग कर रखी है एज अ डांसर। एक डांसर की ट्रेनिंग, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग अ डांसर हैड रिसीव्ड। अच्छा, नंबर ऑफ ईयर्स जो ट्रेनिंग के हैं जो एक डांसर ने रिसीव करी अंडर किसी पर्टिकुलर गुरु के। तो यहाँ पे ये जो क्राइटेरियन है ये है सब्जेक्ट। अच्छा, ऑफ ए प्रीपोजिशन सिलेक्शन इसका ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे वी अडॉप्टेड ये बेसिकली एडजेक्टिवल क्लॉज है सिलेक्शन के लिए। कौन सा? ये क्राइटेरियन ऑफ सिलेक्शन, वो जो फॉरमोस्ट क्राइटेरिया है सिलेक्शन का जो हमने अडॉप्ट किया, वो क्या था? वो था नंबर ऑफ ईयर्स। अब ये क्राइटेरियन जो है ये सब्जेक्ट है, क्राइटेरियन अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, वॉज आएगा यहाँ। नेक्स्ट पे जाइए। अब ये वोकैब के सवाल हैं, जल्दी जल्दी बता दो। सेक्रेड का सिनोनिम बताओ, सेक्रेड का सिनोनिम बता दो भाई। सेक्रेड, अगर कोई चीज सेक्रेड होती है तो पवित्र होती है, होली होती है। स्कार्स का मतलब क्या होता है? कमी होना। प्रेशियस का मतलब बहुत महंगा होना। वैल्यूड का मतलब भी जिसकी बहुत वैल्यू हो। एंटोनिम बताना, उल्टा बताना है। रिपल्सिव का एंटोनिम बताओ, रिपल्सिव का उल्टा बता दो। रिपल्सिव का उल्टा, अगर कोई चीज आपको रिपल्स करती है या आप किसी चीज को लेकर रिपल्सिव होते हो तो आप उससे दूर भागते हो। मैग्नेट में देखा होगा आपने, अट्रैक्शन रिपल्शन, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव। अगर कोई चीज रिपल्सिव है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव, जो आपको अपनी तरफ खींचे। हिडियस का मतलब होता है घिनौना। रिवोल्टिंग, रिवोल्ट से रिलेशन है इसका। ब्रिलियंट आपको पता ही है। कीप अब्रेस्ट ऑफ, कीप अब्रेस्ट ऑफ इस इडियम का मतलब बताइए। कीप अब्रेस्ट ऑफ, कीप अब्रेस्ट ऑफ इसका मतलब होता है अपने आप को अपडेटेड रखना। टू कीप वन सेल्फ अपडेटेड, अपने आप को अपडेटेड रखना। कोई ऐसी चीज या ऐसा पर्सन जिसे सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, जिसे सेटिस्फाई ना किया जा सके, जिसे सेटिस्फाई ना किया जा सके, क्या बोलते हैं उसको? इनसेटिएबल। इनसेटिस्फाइएबल से याद कर सकते हो, इनसेटिएबल। इसमें से कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है? कौन सा शब्द है जिसकी स्पेलिंग गलत है? गारंटी की स्पेलिंग गलत है। चलो जी, अब अपना स्कोर कमेंट करके बताइए। फिर अनाउंस कर रहा हूं बच्चे, अपनी ये जो फ्री क्लासेस होती हैं मंडे टू फ्राइडे शाम को 5 बजे, ये कल से फिर से शुरू कर दिए। बीच में इसमें 10 एक दिन का गैप आ गया था, ठीक है। वो आप मैं पिछली क्लासेस में ढंग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्यों आ गया था, आगे क्या करेंगे, सारी बातें मैं बता चुका हूँ। 5 बजे ही अपने प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर रखा है। अब ये चैप्टर वाइज पूरा हो गया आज, और कल अब से अपन अपना मिसलिनियस वाला शुरू करेंगे, ठीक। कल से अपने मिसलिनियस वाला प्रैक्टिस बैच अपना शुरू कर लेंगे। मंडे टू वेडनेसडे 3 दिन हफ्ते में, ये वाली तो होती है मंडे टू फ्राइडे, और मंडे टू वेडनेसडे 3 दिन हफ्ते में रात को 10 बजे होती है अनअकैडमी पे क्लास, जिसमें मैं सीपीओ के पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है जी। चलो, अब ये दोनों के जो लिंक होते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा, मेरा फेसबुक ग्रुप का भी लिंक मिलेगा। ये जो भी मैं फ्री क्लासेस लेता हूँ उनके लिंक जरूर शेयर करता हूँ वहां पे, रोज क्लास लेने से पहले 10 बजे वाली क्लास का भी लिंक मैंने शेयर कर रखा है। तो इन चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि अनअकैडमी वाली क्लास कब अनअकैडमी स्पेशल पे होती है, कब अनअकैडमी यूट्यूब पे होती है। जो लिंक दे रखा हो क्लिक कर लिया करो, बात खत्म। चलो जी, नया बैच आ रहा बच्चे मेरा 22 जुलाई को। 2 महीने में एक थ्योरी का बैच आता है मेरा, 2 महीने में सिर्फ एक थ्योरी का बैच आता है। तो भाई जितना हो सके प्रमोट कर देना यार, ठीक है। रोज रोज थ्योरी के बैच लॉन्च नहीं करता मैं। अपडेटेड कंटेंट आपके लिए ये ले आया हूं, फलाना ले आया हूं, धिगड़ा ले आया हूं, कर करके यहाँ पे फालतू ड्रामे क्रिएट करता नहीं हूं। तो जिन बच्चों को मेरे से पढ़ना ठीक लगता है या मुझसे पढ़े हैं, बस अपना जेन्युइन फीडबैक दे दो, इतना ही बहुत है, ठीक। अपने दोस्तों को अपना जेन्युइन फीडबैक दे दो कि मैं पढ़ा था और मुझे ऐसा लगा
बस उतना बता दो। बुरा लगा तो बुरा बताओ, 10 गुना बुरा बताओ कि बहुत घटिया पढ़ाता है, इसको बहुत गुस्सा आता है, क्लास में बहुत डांट मार देता है, इसकी साइड तो इसके बैच की साइड मुंह करके भी नहीं सोना। 20 गुना बताओ, लेकिन अगर अच्छा लगा तो वो भी बताओ। 22 जुलाई को नया बैच आएगा। टाइमिंग है इसका शाम को 6:15 बजे से 7:45। अनअकैडमी पे आप ज्वाइन कर सकते हैं AVS 10 कोड के साथ। ये कोड ध्यान रखना भाई, ये कोड मैंडेटरी है, ठीक है। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर वो लिंक काम करता है तो ठीक है, नहीं काम करे तो फिर आप मेरे प्रोफाइल पे जाके कर सकते हैं। मैं एक काम करूंगा, मैं आज ना लिंक दूसरा डालता हूँ, उसमें क्या मेरे सारे बैच दिखने लग जाएंगे। वो लिंक ही मैं आपको ऐसा देता हूँ जिसमें मेरे सारे बैच दिखते हैं, ठीक। तो उसमें किसी में भी जाके AVS 10 कोड आप अप्लाई कर सकते हो। आज के लिए गुड नाइट भाई। इसकी PDF डाल देता हूँ मैं टेलीग्राम पे।